हाय एवरीवन। मैं सबसे पहले आप सबको वेलकम करना चाहूँगा डैज़लिंग करियर प्लेटफॉर्म पे। आज इस लेक्चर में हम एक नया एल्गोरिदम शुरू करेंगे जो एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है। क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले। अगर आपको याद हो, इससे पहले भी हमने क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम सीखा था जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। नाम लिख लेता हूँ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके, तो वापस से मुझे एक नया एल्गोरिदम आपको क्यों एक्सप्लेन करना पड़ रहा है? ये सिर्फ सिलेबस में है इसलिए नहीं। ने बेस का अपना एडवांटेज है, अपना डिसएडवांटेज है, वैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का भी अपना एडवांटेज, अपना डिसएडवांटेज है। हमेशा आप देखोगे लिटरेचर में इन दोनों एल्गोरिदम्स को बहुत ही कंपेयर किया गया है। ओके, ये एक डिस्क्रिमिनेटिव एल्गोरिदम है, ये एक जनरेटिव एल्गोरिदम है। इसका मीनिंग क्या होता है मैं ओवर द कोर्स आपको बताऊंगा, पर इन दोनों एल्गोरिदम्स को लास्ट में हमें कंपेयर भी करना है। आप क्लासिफिकेशन इसके हेल्प से भी कर सकते हो, इसके हेल्प से भी कर सकते हो। वो एक प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा एल्गोरिदम कब यूज करेंगे। ओके, एक और चीज समझिए, जब भी क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम की बात होगी ना, यहाँ पे मैं इन जनरल लिख लेता हूं, जब भी हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम के बारे में बात करेंगे, ओके, या फिर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के बारे में आप बात करोगे मशीन लर्निंग में, आपको तब लास्ट में ना कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी बनाना पड़ता है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ओके, तो जब आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे ना, चाहे आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन से करिए या फिर नेव बेस से करिए या फिर किसी भी क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम से करिए, आपको लास्ट में कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाना पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने पेंडिंग रखा है। मैंने प्लान किया है कि मैं सबसे पहले सारे एल्गोरिदम्स आपको पढ़ाऊंगा जो क्लासिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं, फिर मैं बाद में आपको ये कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इसके हेल्प से आप बता सकते हो कि आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से आपने कितना अच्छा क्लासिफायर बनाया है। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स वो बताने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, तो अभी के लिए ये सब इग्नोर करते हैं और पूरा का पूरा फोकस करेंगे सिर्फ नेव बेस एल्गोरिदम पे। ओके, आप हमेशा लिटरेचर में देखोगे ना, नेव बेस एल्गोरिदम को एक प्रॉब्लम के लिए हमेशा बहुत हैवीली यूज किया जाता है, और वो है स्पैम वर्सेस नॉट स्पैम क्लासिफायर बनाने के लिए। ठीक है, इसे मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि आपके पास, आप जीमेल यूज करते होगे, राइट? जीमेल खुद से डिसाइड करता है, जब भी आपको कोई एक मेल भेजेगा, आपका जीमेल खुद से डिसाइड करता है कि वो पर्टिकुलर मेल स्पैम है क्या। अगर स्पैम होगा तो उसे स्पैम वाले फोल्डर में डालेगा, अगर नॉट स्पैम होगा तभी वो आपको इनबॉक्स में दिखाएगा, राइट? तो जीमेल खुद से प्रेडिक्शन ले रहा है मेल के लिए कि वो स्पैम मेल है या फिर नॉट स्पैम मेल है, राइट? तो ज्यादातर आप देखोगे कि उनका प्रेडिक्शंस राइट होता है, पर कभी कभी जेन्युइन मेल को भी वो स्पैम में डाल देते हैं, तो कुछ एरर भी होता है। पर आप समझ सकते हो क्या, एक बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है मेरे पास जहां पे मैं नेव बेस यूज कर सकता हूं। आप हमेशा देखना, लिटरेचर में आपको स्पैम वर्सेस नॉट स्पैम क्लासिफायर के साथ नेव बेस की कहानी मिलेगी। ओके, तो हम इसी कहानी को ध्यान में रखते हुए इस एल्गोरिदम को डिस्कस करना शुरू करते हैं। ओके, तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मेरा मेरा जो डेटा सेट होगा ना, यहाँ पे जो मेरा डेटा सेट होगा वो रेडीमेड मुझे टैबुलर फॉर्मेट में तो नहीं मिलेगा, राइट? यहाँ पे मुझे कलेक्शन ऑफ मेल्स मिलेंगे। यहाँ पे मुझे कलेक्शन ऑफ मेल्स मिलेंगे, राइट? मैं कौन से डेटा सेट की बात कर रहा हूँ सर? ट्रेनिंग डेटा सेट की बात कर रहा हूँ। जो डेटा सेट आपको ट्रेन करने के लिए आप यूज करोगे वो कलेक्शन ऑफ मेल्स होगा, और हर मेल के लिए आपको बताया जाएगा, और हर मेल के लिए आपको बताया जाएगा, राइट, कि वो स्पैम मेल है या फिर नॉट स्पैम मेल है, राइट? आपके हर मेल के लिए आपको बताया जाएगा कि वो स्पैम मेल है
या फिर नॉट स्पैम मेल है, राइट? लेबलिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट? अगर ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है तो नेव बेस डेफिनेटली सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। तो हर एक मेल के लिए आपको लेबल करना पड़ेगा कि वो स्पैम मेल है या फिर नॉट स्पैम मेल है। तो इस तरह से आपके पास कलेक्शन ऑफ मेल्स होंगे एज अ ट्रेनिंग डेटा सेट। पर मशीन लर्निंग की कहानी अब तक हमने कैसे डिस्कस की है सर? अब तक कैसे डिस्कस की है? मैंने आपको बताया था कि आपके पास इस तरह से कुछ आपको टैबुलर डेटा सेट की जरूरत होती है। टैबुलर डेटा सेट की आपको जरूरत होती है, राइट? ऐसे कुछ कॉलम्स आपको चाहिए। डी फीचर्स हैं फॉर एग्जांपल, और आपके पास एक लेबल है। तो ऐसे डेटा सेट के साथ काम करना मैंने सीखा है। तो आपका अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि किसी भी मेल को वेक्टराइज फॉर्म में कैसे लिखें। लेबल लिखना तो मेरे लिए आसान है। स्पैम के लिए मैं y का वैल्यू 1 डिसाइड कर सकता हूँ, नॉट स्पैम के लिए मैं y का वैल्यू 0 डिसाइड कर सकता हूँ। पर एक मेल को मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, राइट? या फिर टैबुलर फॉर्मेट में उसका एंट्री कैसे कर सकता हूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ा खेल है या फिर कहानी है। ओके, इसे समझते हैं। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत इजी होगा। इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये मेल है, ठीक है? तो मैं वन ऑफ द वे आपको बता रहा हूं, ठीक है? वन ऑफ द वे बता रहा हूं। इसे करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल इस इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर रहा हूं, रिगार्ड्स वाले इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर रहा हूं, ओके? और यहाँ पे डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स फॉलो करके आपके बॉडी में से मैं यूजफुल वर्ड्स यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। ये कैसा होगा डेटा प्री प्रोसेसिंग का पाइपलाइन, वो अभी आपके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंप्लीमेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। पर इतना समझिए कि मैं इस बॉडी में से जो यूजफुल वर्ड्स हैं मेरे लिए, वो मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। जैसे हेलो मेरे लिए यूजफुल है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यूजफुल है, वन फ्री आईफोन ये मेरे लिए यूजफुल है, क्लिक, लिंक, क्लेम, प्राइस मेरे लिए यूजफुल है। तो मैंने वो सारे वर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर लिए, एक लाइन में मैंने लिख लिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डेटा प्री प्रोसेसिंग करके बॉडी पार्ट में से हर एक मेल के लिए यूजफुल यूजफुल वर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, उसे एक लाइन में लिख सकता हूँ। इस तरह से आप सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 4 मेल्स हैं, तो हर एक मेल में से मैंने मेरे वर्ड्स एक्सट्रैक्ट किए हैं और लेबल तो मुझे प्रोवाइड किया गया था। जरूरी नहीं कि हर मेल में 3 ही वर्ड्स मुझे एक्सट्रैक्ट करने, ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है, ओके? पर एक एग्जाम्पल मैंने कंसिडर किया आपके सामने, ऐसा सोचिए, ओके? और हमेशा याद रखिए कि आप डिस्टिंक्ट वर्ड एक्सट्रैक्ट करते हो हर एक मेल में। जैसे ईमेल 1 में फ्री एक अलग वर्ड है, मनी एक अलग वर्ड है, विन एक अलग वर्ड है। ईमेल 2 में मीटिंग एक अलग वर्ड है, टुडे एक अलग वर्ड है, ऑफिस एक अलग वर्ड है। ईमेल 3 में क्लेम, फ्री, प्राइस ये अलग वर्ड्स हैं, राइट? ईमेल 4 में ये तीनों वर्ड्स एक डिफरेंट है, राइट? तो मैं डिफरेंट वर्ड्स सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं आपके हर मेल में, ओके? और मैंने पहले ही बता दिया ये वन ऑफ द वे है इसे इम्प्लीमेंट करने का। इसे इम्प्लीमेंट करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, मैं वन ऑफ द वे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ओके? अब ध्यान से समझिए मैं क्या करूंगा आपके। फॉर एग्जाम्पल इसे समझते हैं कि आपका ट्रेनिंग डेटा सेट है। फॉर एग्जाम्पल इसे समझिए कि ये आपका ट्रेनिंग डेटा सेट है, ट्रेनिंग डेटा सेट है। तो ट्रेनिंग डेटा सेट को यूज करके ना आप आपके फीचर्स डिसाइड करोगे। और फीचर्स क्या होंगे सर? आपके डिस्टिंक्ट वर्ड्स होंगे। जैसे कि फ्री आपका पहला फीचर बन सकता है, मनी आपका दूसरा फीचर बन सकता है, विन आपका तीसरा फीचर बन सकता है, मीटिंग आपका फोर्थ फीचर बन सकता है, टुडे आपका फिफ्थ फीचर बन सकता है, ऑफिस आपका सिक्स्थ फीचर बन सकता है, क्लेम आपका सेवेंथ फीचर बन सकता है। क्या फ्री को मैं मुझे मुझे वापस एक अलग फीचर बताना पड़ेगा क्या? क्योंकि फ्री तो आपने फर्स्ट फीचर पहले ही अनाउंस कर दिया है। तो वापस से इसे आप अलग फीचर मत सोचिए, क्योंकि आपने फ्री वर्ड को एक फीचर मान लिया है।
राइट? तो इसे वापस से एक अलग फीचर बनाने की जरूरत नहीं है। फिर आप क्या करोगे, प्राइस वर्ड को, क्योंकि ये भी एक डिस्टिंक्ट वर्ड है सारे ट्रेनिंग डेटा सेट में, अगर मैं देखूं तो, मतलब सारे ट्रेनिंग एग्जाम्पल में अगर मैं देखूं तो ये 8वां फीचर है। वैसे ये 9th फीचर है। अब मीटिंग पहले से प्रेजेंट है सर, वन ऑफ द फीचर X4 से वापस से और एक फीचर बनाने की जरूरत नहीं है। और आपने क्या किया सर, टुमारो को आपका 10th फीचर समझा। आप समझ सकते हो राइट मैं क्या बोल रहा हूं? आपके ट्रेनिंग डेटा सेट में जितने डिस्टिंक्ट वर्ड्स हैं उतने आपके पास डिफरेंट फीचर्स आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो आपका जो ट्रेनिंग डेटा सेट का टैबुलर फॉर्मेट में मतलब डेटा सेट दिखाई देगा, वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओके, अभी के लिए मैं चाहता हूं आप इस कॉलम को इग्नोर करिए और ये बाकी के ये जो रोज है नीचे वाले, ये इसे इग्नोर करिए। इसे सबसे पहले कट करके रखते हैं। ओके, ध्यान से देखिए, मैंने बोला था राइट, ये आपका पहला फीचर बनेगा, ये आपका दूसरा फीचर बनेगा, ये आपका तीसरा फीचर बनेगा, इस वैसे टुमारो आपका लास्ट फीचर बनेगा। तो इन सारे वर्ड्स में से 10 डिफरेंट वर्ड्स, 10 डिस्टिंक्ट वर्ड्स आपके 10 फीचर्स बन गए। ओके, और लेबल तो हमेशा स्पैम या फिर नॉट स्पैम ही होगा, तो वो लास्ट में एक्सप्लेन करता हूं। ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले अब ईमेल को देखना शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे ईमेल 1 पे फोकस करिए, ईमेल 1 पे फोकस करिए। ईमेल 1 में कौन कौन से वर्ड हैं सर? फ्री एक वर्ड है, मनी एक वर्ड है, विन एक वर्ड है। तो फ्री वाले कॉलम में 1 लिखा, मनी वाले कॉलम में 1 लिखा, विन वाले कॉलम में 1 लिखा। इसे हटा देते हैं अब। ध्यान से देखिए, फ्री वाले कॉलम में 1 लिखा, मनी वाले कॉलम में 1 लिखा, विन वाले कॉलम में 1 लिखा, बाकी सारे कॉलम्स में आपने 0 लिखा। ओके, ईमेल 1 के लिए क्या लेबल प्रोवाइडेड था? तो स्पैम था, तो उसके आगे स्पैम लिख दिया। अभी आपके लिए मेरे हिसाब से बहुत सिंपल बन चुका है। ईमेल 2 के लिए देख, आपने सेम तरीके से कहानी ऑप्ट की है। मीटिंग वर्ड, टुडे वर्ड, ऑफिस वर्ड से प्रेजेंट है राइट? तो मीटिंग वाले कॉलम में, टुडे वाले कॉलम में, ऑफिस वाले कॉलम में आपने 1 लिखा है राइट? बाकी सारे कॉलम्स में आपने एंट्री 0 की है और लेबल आपने नॉट स्पैम का दिया जो यहां पे था। ओके, ये भी मेरे हिसाब से आपके लिए आसान था। वैसे आप क्या करोगे सर, ईमेल 3 के लिए क्या करोगे? ईमेल 3 के लिए देखोगे, क्लेम वर्ड प्रेजेंट है, फ्री वर्ड प्रेजेंट है, प्राइस वर्ड प्रेजेंट है। तो फ्री वाला कॉलम यहाँ पे है, क्लेम वाला कॉलम यहाँ पे है, प्राइस वाला कॉलम यहाँ पे है। तो रेस्पेक्टिव कॉलम में आपने 1 की एंट्री की है, बाकी सारे कॉलम्स में आपने 0 की एंट्री की है और स्पैम लेबल आपने एज इट इज यहां पे लिख दिया। ओके, वैसे अभी आप क्या करोगे सर, आपके ईमेल 4 के लिए भी प्रोजेक्ट मीटिंग टुमारो, तो प्रोजेक्ट कहां पे है सर? प्रोजेक्ट यहां पे है, मीटिंग यहां पे है, टुमारो यहां पे है। तो इन तीनों कॉलम्स में आपने 1 की एंट्री की, बाकी सब जगह आपने 0 की एंट्री की और आपने लेबल नॉट स्पैम जो यहां पे था वो लिख दिया। तो मैं होप कर रहा हूं कि कलेक्शन ऑफ मेल्स अगर आपको ट्रेनिंग डेटा सेट प्रोवाइड किया जाए, उसके हेल्प से डेटा सेट आप कैसे बना सकते हो, ये वन ऑफ द वे है आपका ट्रेनिंग डेटा सेट बनाने का, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इस पर्टिकुलर तरीके को हम क्या बोलते हैं सर? बर्नौली नेव बेस क्लासिफायर। बर्नौली नेव बेस क्लासिफायर क्यों? क्योंकि हर फीचर में एंट्री या इधर 1 हो सकती है या फिर 0 हो सकती है राइट? इस कॉलम में भी सारे एंट्रीज 1 या फिर 0 ही दिखाई देंगे, इस कॉलम में भी सारे एंट्रीज 1 या फिर 0 ही दिखाई देंगे। वैसे आपके हर कॉलम में एंट्रीज आपको 1 या फिर 0 ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बर्नौली नेव बेस क्लासिफायर है। ओके, इसे मैं लिख लेता हूं चाहिए तो। ये जो हम क्लासिफायर डिस्कस कर रहे हैं, बर्नौली नेव बेस क्लासिफायर। ओके, आपके गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लासिफायर एंड गॉसियन नेव बेस क्लासिफायर इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों क्लासिफायर्स में आपको इन डेप्थ पढ़ाऊंगा। ओके, शुरू करता हूं मैं डिस्कशन। आपको डेटा सेट बनाना आ गया है, और आपके मन में अभी भी एक डाउट हो सकता है
क्या हो अगर टेस्टिंग डेटा सेट के टाइम किसी मेल में कोई नया वर्ड आ जाए? ठीक है, इसे मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपके मन में डाउट नहीं आया है, अभी आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप टेस्टिंग डेटा सेट में गए हो, फॉर एग्जांपल टेस्टिंग डेटा सेट में सिर्फ एक ही मेल है। फॉर एग्जांपल इसमें सिर्फ एक ही मेल है। इस मेल में से ना आपने यूजफुल वर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर लिए। वो यूजफुल वर्ड्स फॉर एग्जांपल ये है: फ्री, ठीक है, क्लेम, लॉटरी। ठीक है, यहां पे लिख लेता हूं, फ्री, क्लेम, लॉटरी। ओके, तो आप क्या देख सकते हैं? अभी आपका काम होगा इस एग्जाम्पल के लिए, जो टेस्टिंग एग्जाम्पल है आपका, टेस्टिंग डेटा पॉइंट है, इसे सबसे पहले इन फीचर्स के रेस्पेक्ट में आपको लिखना पड़ेगा, राइट? जैसे यहाँ पे कितने फीचर्स हैं सर? आपके पास x1 एक फीचर है, x2 एक फीचर है, x3 एक फीचर है, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, ऐसे 10 फीचर्स थे, राइट? फ्री से लेके टुमारो तक यहाँ पे ऐसे आपके पास 10 फीचर्स हैं। x1 फीचर फ्री वाला है, x2 फीचर मनी वाला है, x3 फीचर विन वाला है, वैसी टुमारो फीचर x10 है। ओके, तो आपके इस मेल में कौन से वर्ड्स हैं सर? फ्री वाला वर्ड है, क्लेम वाला वर्ड है, राइट? जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये x1 फीचर है, ये x2 फीचर है, ये x3 फीचर है, ये x4, ये x5, ये x6, ये x7, ये x8, ये x9, ये x10। तो आप क्या करोगे सर? इस टेस्टिंग डेटा पॉइंट के लिए, ठीक है, अगर x1, x2, x3 ये सारे जो एंट्रीज अगर मैं आपको लिख के बताने बोलूं, तो आप क्या करोगे? फ्री वाले फ्री वाले की जगह x1 है, राइट? तो वहां पे आप 1 की एंट्री करोगे। इसका मतलब क्या है कि फ्री वाला वर्ड आपके मेल में प्रेजेंट है। आप दूसरा क्या कर सकते हो सर? क्लेम देखोगे। क्लेम कहां पे है सर? क्लेम वर्ड x7 फीचर है, तो x7 फीचर को भी आप क्या करोगे? 1 बनाओगे। x7 फीचर को भी आप क्या करोगे? 1 बनाओगे। फिर आप क्या देख सकते हो? आपके पास एक नया वर्ड है लॉटरी, पर लॉटरी आपके ट्रेनिंग डेटा सेट के टाइम एक वर्ड प्रेजेंट ही नहीं था। तो आप ऐसा भी सोच सकते हो, चलो मैं इसे सिंपली ड्रॉप कर देता हूं, और बाकी के जगह मैं 0 लिख देता हूं। इन बाकी फीचर्स का वैल्यू मैं 0 लिख दूंगा, क्योंकि ये वर्ड्स प्रेजेंट नहीं थे मेरे मेल में। ठीक है, फिर आपका काम होगा, एक बार आपके ट्रेनिंग डेटा सेट को यूज करके जब आपका मॉडल बना लोगे, उस मॉडल को यूज करके इस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट के लिए आप प्रेडिक्शन लोगे। ओके, इस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट के लिए आप प्रेडिक्शन लोगे। मैं होप कर रहा हूं कि मैं आपको समझा पा रहा हूं। आपके ट्रेनिंग डेटा सेट को यूज करके आप आपका मॉडल बनाओगे, फिर उस मॉडल को यूज करके इस एग्जाम्पल के लिए आप प्रेडिक्शन ले सकते हो। ओके सर, ओके। तो अब तक आपने क्या सीखा? आपके रॉ डेटा को, जो कलेक्शन ऑफ मेल्स था, ठीक है, उसको आपने ट्रेनिंग डेटा सेट में कन्वर्ट करना सीखा, डेटा प्री प्रोसेसिंग यूज करके। एक आइडिया है आपके पास, इनफैक्ट आपने सीखा नहीं है, पर आपको एक आइडिया है कि हाँ ऐसा कुछ तो कर सकते हैं। अपना ट्रेनिंग डेटा सेट में टैबुलर फॉर्मेट में बना सकता हूँ। तो उसमें x1 फीचर होगा, x2 फीचर होगा, x3 फीचर होगा, ऐसा आप सोच सकते हैं कि उसमें इस तरह से d फीचर्स होंगे, और हर ऑब्जर्वेशन के लिए एक करस्पॉन्डिंग लेबल भी होगा। तो इस तरह से आपके पास आपका टैबुलर डेटा सेट अवेलेबल होगा, ऐसा आप सोच सकते हैं। फिर आप क्या करोगे सर? आपके ट्रेनिंग डेटा सेट को यूज करके आपके पैरामीटर्स को लर्न करोगे, आप लर्न करोगे। बस मैं एक चीज बताना चाहता हूं, यहाँ पे जो आपके पैरामीटर्स लर्न होगे ना, वो ग्रेडियंट डिसेंट यूज करके नहीं होगे, आपके प्रोबेबिलिस्टिक नॉलेज को यूज करके होगे। हम प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे यूज करेंगे, इनफैक्ट बेस थ्योरम को हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसे समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टेस्टिंग डेटा पॉइंट आता है,
आपका काम है इस टेस्टिंग डेटा पॉइंट को मॉडल में से पास करना, आपके मॉडल को देना, फिर आपका मॉडल बताएगा कि इस टेस्टिंग डेटा पॉइंट के लिए मुझे क्या प्रेडिक्शन लेना चाहिए। ओके, तो आपका काम क्या है सर, इस टेस्टिंग डेटा पॉइंट के लिए प्रेडिक्शन लेना आपके मॉडल को यूज करके। तो ये कैसे लोगे, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था राइट, अगर आपके पास यहाँ पे डी फीचर्स हैं, इस टेस्टिंग डेटा पॉइंट्स को भी आप डी फीचर्स में लिख सकते हो राइट। इस टेस्टिंग डेटा पॉइंट को भी आप डी फीचर्स में लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल X1 की यहाँ पे कुछ तो स्मॉल x1 वैल्यू होगी, ठीक है। कैपिटल X2 के लिए यहाँ पे कुछ तो स्मॉल x2 के यहाँ पे कुछ तो एक वैल्यू होगी, ठीक है। अभी स्मॉल x2 0 या फिर 1 कुछ भी हो सकता है। वैसे ही कैपिटल X3 के लिए भी यहाँ पे 0 या फिर 1 कुछ तो हो सकता है, उसे मैं फॉर एग्जाम्पल X3 बुलाता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप सोच सकते हैं कि आपके लास्ट डी फीचर के लिए भी यहाँ पे 0 या फिर 1 कुछ तो होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसे मैं सोचता हूँ स्मॉल XT। तो आप क्या देख सकते हो, मैं आपके इस टेस्टिंग डेटा पॉइंट को रैंडम वेरिएबल की तरह लिख रहा हूं। रैंडम वेरिएबल x1 का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 0 या फिर 1, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकता है। रैंडम वेरिएबल x2 का भी यहाँ पे 0 या फिर 1 कुछ भी वैल्यू हो सकता है। x3 का भी यहाँ पे 0 या फिर 1 कुछ भी वैल्यू हो सकता है। xd का भी यहाँ पे 0 या फिर 1 यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो आपका काम है इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के लिए प्रेडिक्शन लेना कि ये स्पैम है या फिर नॉट स्पैम है। तो ये मैं कैसे देख सकता हूं पता है, इसे मैं कैसे देख सकता हूं मैं आपको बताता हूं। मैं सोचता हूं कि मुझे ना प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, मुझे ना प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है कि y इक्वल टू स्पैम होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू नॉट स्पैम होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। गिवन गिवन दिस टेस्टिंग डेटा, गिवन दिस टेस्टिंग डेटा, अगर मुझे कोई बता दे कि इस टेस्टिंग डेटा सेट का ये वेरिएबल्स का क्या वैल्यूज हैं, तो मैं यहाँ पे वो लिख दूंगा, यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा, और स्पैम होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूंगा, नॉट स्पैम होने की प्रोबेबिलिटी मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा। इसे मैं लिख के बताता हूँ। यहाँ पे आप लिखिए x1 इक्वल टू स्मॉल x1, x2 इक्वल टू स्मॉल x2, x3 इक्वल टू स्मॉल x3। इस तरह से यहाँ पे आप लिख दीजिए कैपिटल XD इक्वल टू स्मॉल XD। वो सेम यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, कैपिटल X1 इक्वल टू स्मॉल x1, कैपिटल X2 इक्वल टू स्मॉल x2। इस तरह से आप सोचते जा सकते हैं, कैपिटल XD इक्वल टू स्मॉल XD। समझने की कोशिश करिए ये प्रोबेबिलिटी है क्या। जब भी मेरे पास एक टेस्टिंग डेटा पॉइंट आएगा, ये स्मॉल x के वैल्यूज मेरे पास हो गए राइट। तो गिवन दिस इंफॉर्मेशन मैं y का स्पैम होने का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहा हूं। गिवन दिस इंफॉर्मेशन मतलब ये जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया गया है, गिवन दिस इंफॉर्मेशन मैं y का नॉट स्पैम होने का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहा हूं राइट। जो भी प्रोबेबिलिटी बड़ा होगा उसके लिए मैं प्रेडिक्शन लूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपने पाया कि ये प्रोबेबिलिटी बड़ा है इससे, तो आप क्या प्रेडिक्शन लोगे, स्पैम की तरफ प्रेडिक्शन लोगे। अगर आपने पाया कि ये प्रोबेबिलिटी इससे बड़ा है, ये बड़ा है राइट, तो यहां पे आप नॉट स्पैम प्रेडिक्शन लोगे। इसे समझने की कोशिश करिए। अभी मैं शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन लिखूंगा, ठीक है, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टेस्टिंग डेटा पॉइंट आया है, एक टेस्टिंग डेटा पॉइंट आया है। आपका काम है इसके लिए प्रेडिक्शन लेना, आपका काम है इसके लिए प्रेडिक्शन लेना कि ये स्पैम है या फिर नॉट स्पैम है। तो आप क्या कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम गिवन दिस टेस्टिंग डेटा कैलकुलेट कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्पैम, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्पैम गिवन दिस टेस्टिंग डेटा कैलकुलेट कर रहे हो। अगर आपने पाया कि ये प्रोबेबिलिटी बड़ा है, तो यहां पे आप स्पैम प्रिडिक्शन लोगे इस टेस्टिंग डेटा पॉइंट के लिए। अगर आपने पाया अगर आपने पाया कि ये वाला प्रोबेबिलिटी बड़ा है, तो यहां पे आप नॉट स्पैम प्रिडिक्शन लोगे इस टेस्टिंग डेटा पॉइंट के लिए।
मैं होप कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे हो। ओके, इस तरह से आप यहां पे आपके बेस थ्योरम को यूज करने वाले हो। ठीक है, बेस थ्योरम अब तक हमने यूज नहीं किया है, पर आपके प्रोबेबिलिटी के नॉलेज को हम यूज करने वाले हैं। ओके, इसे वापस से मैं लिख लेता हूं। ये एक्चुअली लॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है। ये एक्चुअली लॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है। शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा मैं इसका बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा हम लिखना प्रिफर नहीं करते, हम आलसी हैं थोड़े, राइट? तो मशीन लर्निंग में आप डायरेक्टली ऐसा लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम गिवन दिस एक्स। इसे आप कैसे लिखोगे सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्पैम गिवन दिस एक्स। अगर आप थोड़े से आलसी कम हो तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, x1 कॉमा x2 कॉमा अप टू xd, x1 कॉमा x2 कॉमा अप टू xd। ठीक है, इस पूरे के जगह हम मशीन लर्निंग में जनरली ऐसे लिखते हैं क्योंकि हम थोड़े आलसी हैं, पर इसका एक्चुअल जो रिप्रेजेंटेशन है इस तरह से हमें इसे लिखना चाहिए, पर हम आलसी हैं इसलिए हम ऐसे लिखेंगे। इस पूरे पार्ट को हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि हम आलसी हैं। ओके, तो मैंने अभी तक आपको क्या एक्सप्लेन किया वापस से मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। आपके पास इस तरह से आपका ट्रेनिंग डेटा सेट होगा। आपका ट्रेनिंग डेटा सेट होगा x1, x2, x3, फॉर एग्जाम्पल तीन ही फीचर्स कंसिडर करते हैं और करस्पॉन्डिंग लेबल है। डी फीचर्स की जगह तीन फीचर्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम गिवन एक्स के लिए मेरे पास एक एक्सप्रेशन की मुझे जरूरत है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्पैम, मुझे इस एक्सप्रेशन की जरूरत है गिवन एक्स। अगर ये दो एक्सप्रेशंस मेरे पास आ गए तो मैं किसी भी अननोन एक्स के लिए, किसी भी अननोन एक्स के लिए प्रेडिक्शन ले पाऊंगा, राइट? मैं क्या करूंगा, उस अननोन एक्स का इंफॉर्मेशन यहां पे लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम कैलकुलेट करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्पैम कैलकुलेट करूंगा। जो भी प्रोबेबिलिटी बढ़ाया उस क्लास के लिए प्रेडिक्शन लूंगा, राइट? तो मुझे इस एक्सप्रेशन की जरूरत है, इस एक्सप्रेशन की जरूरत है। और ये एक्सप्रेशन हम किस तरह से तोड़ेंगे सर? हम आपके बेस थ्योरम को यूज करके तोड़ेंगे। ठीक है, बेस थ्योरम। तो आपके बेस थ्योरम की क्या कहानी है? अभी आपको आपके प्रोबेबिलिटी के नोट्स यूजफुल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसे आप कैसे लिख सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, आपके बेस थ्योरम की ये कहानी है। तो सेम कॉन्सेप्ट को यहां पे दोनों जगह यूज करिए। यहां पे आप इसे कैसे लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन स्पैम, ओके, into probability of spam divided by probability of x। इसे आप कैसे लिखोगे सर? probability of x given not spam into probability of not spam divided by probability of x। ओके, तो मैं होप कर रहा हूं कि मैंने बेस थ्योरम को यहां पे कैसे यूज किया, इस पार्ट में, इस पार्ट में आप समझ पा रहे हो। तो एक्चुअली में मुझे जब मेरा ट्रेनिंग डेटा सेट प्रोवाइड किया जाएगा, मुझे मुझे इसकी जरूरत है, मुझे इसकी जरूरत है, मुझे इसकी जरूरत है, मुझे इसकी जरूरत है। इसकी जरूरत है नहीं एक्चुअली, आप समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि आप देख सकते हो दोनों जगह ये तो कॉमन है, राइट? तो कंपैरिजन में ये यूजफुल है ही नहीं, तो इसे आप पिक्चर से हटा सकते हो, राइट? मैं सिंपली सोच सकता हूं कि ये दोनों पार्ट्स प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मैं सोच सकता हूं कि ये प्रोबेबिलिटी इसके प्रोपोर्शनल है, ये प्रोबेबिलिटी इसके प्रोपोर्शनल है, ऐसा सोच के चलूंगा। ठीक है, और देखूंगा कि ये पार्ट बड़ा आ रहा है कि ये पार्ट बड़ा आ रहा है। ओके, तो जब भी मेरे पास एक ट्रेनिंग डेटा सेट आएगा, मैं अपने ट्रेनिंग डेटा सेट को यूज करके ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ। फिर मैं अपने टेस्टिंग डेटा पॉइंट को
प्रेडिक्शन कर पाऊंगा सर। टेस्टिंग डेटा पॉइंट का इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा, देखूंगा कि कौन सा प्रोबेबिलिटी बढ़ा आ रहा है। ये अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, पर आपको थोड़ी देर में समझ आएगा, थोड़ी देर में। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितने फीचर्स हैं सर? x1 x2 x3 है। तो x के जगह ना ऐसे लिखते हैं, x को ना इस तरह से लिखते हैं, x1 कॉमा x2 कॉमा x3। ओके, क्योंकि आपके पास तीन फीचर्स हैं, राइट? x आपका सिंगल फीचर का नहीं है। स्पेसिफिकली इस वाले पार्ट में लिखिए, ठीक है? यहाँ पे मैं लिखता हूं, जगह शायद से नहीं होगा, x1 कॉमा x2 कॉमा x3 गिवन स्पैम। ओके, यहाँ पे हो जाएगा शायद जगह, x1 कॉमा x2 कॉमा x3। अगर आप यहाँ पे भी लिखना चाहते हो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, एक्चुअली लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है? एक मिनट, ठीक है। गिवन x1 कॉमा x2 कॉमा x3, यहाँ पे भी लिखिए x1 कॉमा x2 कॉमा x3। ओके, तो जब भी आपके पास एक टेस्टिंग डेटा पॉइंट आएगा, आपके पास x1 x2 x3 की इंफॉर्मेशन होगी, राइट? x1 x2 x3 की इंफॉर्मेशन होगी, तो आप स्पैम की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, नॉट स्पैम की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो पूरा कहानी है, अब तक हमने सिर्फ बेस थ्योरम को यूज करते हुए डिस्कस किया है। तो नेव बेस क्यों एल्गोरिदम का नाम है? नेव एल्गोरिदम का नाम क्यों है? ऐसा कौन सा नेव एजम्पशन हम यहाँ पे ले रहे हैं? जैसे यहाँ पे एजम्पशन हम लेंगे, एक्चुअली इस पार्ट में हम एजम्पशन लेने वाले हैं, इस पार्ट में हम एजम्पशन लेने वाले हैं। हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि गिवन दिस इंफॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जांपल इस पार्ट पे फोकस करिए, यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, राइट, कि y का वैल्यू स्पैम है, y का वैल्यू स्पैम है। तो गिवन दिस y का इंफॉर्मेशन, गिवन दिस इंफॉर्मेशन, हम एज्यूम करेंगे कि x1 x2 x3 आर इंडिपेंडेंट, मतलब कंडीशनली इंडिपेंडेंट फीचर्स का एजम्पशन हम ले रहे हैं। क्लास कंडीशनली इंडिपेंडेंट फीचर्स का एजम्पशन हम ले रहे हैं। ये क्लास पे कंडीशन ले रहे हो, राइट? क्लास का इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। इस पार्ट में देखिए मैं बता रहा हूं कि y का वैल्यू स्पैम है, इस पार्ट में देखिए मैं बता रहा हूं कि y का वैल्यू नॉट स्पैम है। ओके, तो जब y का इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, मैं सोचूंगा नेव बेस एल्गोरिदम में कि मेरे सारे फीचर्स इंडिपेंडेंट हैं, कंडीशनली इंडिपेंडेंट है। मतलब इस पार्ट को मैं कैसे लिख सकता हूं सर? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 गिवन स्पैम, probability of x2 given spam, probability of x3 given spam। ओके, और बाकी वाला पार्ट probability of spam में एज इट इज यहाँ पे लिख लेता हूँ, probability of spam में एज इट इज यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, अब सेम आपको यहाँ पे भी करना है। इस पार्ट को आप कैसे लिखोगे सर? यहाँ पे भी y का इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, क्लास कंडीशनली इंडिपेंडेंट है सर आपके फीचर्स। तो x1 x2 x3 को इंडिपेंडेंट समझना है मुझे यहाँ पे। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? येलो पेन से लिखते हैं, probability of x1 given not spam, okay, into probability of x2 given not spam, okay, into probability of x3 given not spam, okay, into probability of not spam। ठीक है, तो ये है वो नेव एजम्पशन जो आपके नेव बेस एल्गोरिथम में आप लेते हो। तो आपको अभी से क्या करना है सर? ये प्रोबेबिलिटी जब आपको कैलकुलेट करना होगा, आप सिंपली इसे कैलकुलेट करोगे। ये प्रोबेबिलिटी जब आपको कैलकुलेट करना होगा, सिंपली इसे कैलकुलेट करोगे, और आप देखोगे ये वाला पार्ट बड़ा है या फिर ये वाला पार्ट बड़ा है। ठीक है, आप क्या सोच सकते हो सर? आप क्या सोच सकते हो? अब से आप सोचोगे कि मुझे ये पार्ट बड़ा है क्या देखना है, या फिर ये पार्ट बड़ा है देखना है। अगर आपने पाया कि ये पार्ट बड़ा है, तब आप स्पैम के लिए प्रेडिक्शन लोगे। अगर आपने पाया कि ये पार्ट बड़ा है, तब आप नॉट स्पैम के लिए प्रेडिक्शन लोगे। इतना सिंपल सा कहानी है। ओके,
अब यहां पे समझिए, मैंने आपको बताया था राइट कि आपके ट्रेनिंग डेटा सेट को यूज करके आप कुछ पैरामीटर्स लर्न करते हो। आप कुछ पैरामीटर्स लर्न करते हो, पैरामीटर्स। तो वो पैरामीटर्स कौन से लर्न करते हो सर आप? वो अभी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे आपको इस पैरामीटर की जरूरत है, 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 और इन दोनों में से एक पैरामीटर की जरूरत है। इन दोनों में से एक की जरूरत है। ठीक है, इसे आप समझोगे, इसे मैं और भी एक्सटेंड करने वाला हूं, इस डिस्कशन को मैं और अच्छे से डिस्कस करूंगा क्योंकि ये गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पर अभी के लिए समझिए कि मुझे ये 3 पैरामीटर्स की जरूरत है, ये 3 प्रोबेबिलिटीज की जरूरत है, ये दोनों में से एक की जरूरत है राइट। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम पता चल गया तो नॉट स्पैम क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम। ये क्या होगा, इसको अगर 1 से सब्सट्रैक्ट करूंगा ये मिल जाएगा राइट। या फिर ये क्या होगा, इसको अगर 1 से सब्सट्रैक्ट करूंगा ये मिल जाएगा राइट। तो इन दोनों में से एक की जरूरत है। ओके, ओके। ये पैरामीटर्स कितने होने चाहिए, इस पे मैं अच्छे से डिस्कशन करने वाला हूं। बस अभी मैंने आपको एक अंदाजा दे दिया कि इस पर्टिकुलर डेटा सेट के हिसाब से अगर आप नेव बेस एल्गोरिदम यहाँ पे यूज करने वाले हो, बर्नौली नेव बेस, ठीक है, तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 पैरामीटर्स टोटल लर्न करने पड़ेंगे। कितने पैरामीटर्स सर? आपको 7 पैरामीटर्स लर्न करने हैं, 7 पैरामीटर्स। ओके, आपके ट्रेनिंग डेटा सेट को यूज करें, इनफैक्ट ये 7 प्रोबेबिलिटीज को लर्न करना है आपके ट्रेनिंग डेटा सेट को यूज करके, ऐसा आप सोच सकते हो। तो अभी ये डिस्कशन अभी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इजीली आप समझ जाओगे। ओके, थैंक यू।